आपने इंडिविजुअल का नेम लिखा था, तो वहां पे क्या उसका, जैसे आपने कहा कि गौरव आपका सर का आपका नेम है गौरव, और आपने और साथ में आपके मोबाइल पे भी जब आप प्रोसीड करेंगे तो देखो ये आ रहा है, इसके 2 नंबर चल रहे हैं वहां पे महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। और इसने एक रजिस्ट्रेशन और अप्लाई करना है, मान लो दिल्ली का। अगर वो ऑलरेडी किसी कर रहा होगा तो आपको दिखाएगा, अगर नहीं कर रहा तो आपको ये विंडो नहीं दिखाएगा। आप यहाँ पे प्रोसीड की तरफ बढ़ोगे, ठीक है। प्रोसीड की तरफ बढ़ा तो मुझे एक ओटीपी रिसीव हुआ, और साथ में आपके मोबाइल पे भी है। किस पे आएगा? मोबाइल पे। मोबाइल पे और ईमेल दोनों पे आएगा। वो आपको क्लाइंट से लेना है। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर मत डालिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। आप हमेशा क्लाइंट के बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 871063 और इसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड करोगे आपको एक टीआरएन रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया ना, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड पार्ट ए ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, योर टेम्पोररी रेफरेंस नंबर इज दिस। इसे आप कॉपी करें, ठीक है। कॉपी करके इसको आप सेव कर लेना फोल्डर के अंदर में, ठीक है। वैसे तो इसकी मेल भी आ जाएगी आपको, ठीक है। अदरवाइज इसको आप किसी भी फोल्डर में सेव कर लेना, जिस भी फोल्डर में आप क्लाइंट का फोल्डर आपने बनाया है, ठीक है। सेव कर लेता हूँ टीआरएन के नाम से, 24 ठीक है। अब आपको इस टीआरएन नंबर मिल गया तो ये आपका पार्ट ए कंप्लीट हो गया। आपका पार्ट ए कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे पार्ट ए में किसी को कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए। सर गुड मॉर्निंग सर, जहाँ पे आपने लीगल नेम ऑफ द बिजनेस लिखा था, तो वहां पे आपने इंडिविजुअल का नेम लिखा था, तो वहां पे क्या उसका, जैसे आपने कहा कि गौरव आपका सर का आपका नेम है गौरव, और आपने इंटरप्राइज दिया गौरव इंटरप्राइज, तो गौरव इंटरप्राइज नहीं आना चाहिए था लीगल नेम पे? नहीं, लीगल नेम नहीं है। लीगल नेम वो नेम है जो आपको गिवन है, जिसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास है। अब गौरव इंटरप्राइज का मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। अगर मैंने कोई अदर रजिस्ट्रेशन भी होता, जैसे मान लीजिए गौरव इंटरप्राइज का उद्यम रजिस्ट्रेशन होता, तो भी नहीं आएगा, क्योंकि उस नेम से मुझे कोई पैन कार्ड इशू नहीं किया गया। गौरव इंटरप्राइज नाम से कोई मेरे पास पैन कार्ड है। और अगर सर ले रखा हो, जैसे किसी ने अपने मतलब पैन कार्ड उस नाम से, तब मिल ही नहीं सकता। प्रोप्राइटरशिप को फॉर्म के नाम से उसका पैन कार्ड मिलता ही नहीं। पैन कार्ड आपके केस पैन कार्ड आपको मिलता है जब आप मतलब पैन कार्ड उस नाम से, तब मिल ही नहीं सकता। प्रोप्राइटरशिप को फॉर्म के नाम से उसका पैन कार्ड मिलता ही नहीं। पैन कार्ड आपके केस पैन कार्ड आपको मिलता है जब आप पार्टनरशिप क्रिएट करते हो, तब मिलता है। पार्टनरशिप का पैन आता है, ठीक है। आप प्राइवेट लिमिटेड का करते हो तो उसका पैन कार्ड अलग आता है। आप लिमिटेड कंपनी ओओपी मतलब एओपी बनाते हो, कुछ भी बनाते हो इसके अलावा, जहाँ पे दो या दो से ज्यादा पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, तो उसका पैन कार्ड तब आता है, ठीक है। इंडिविजुअल के केसेस में प्रोप्राइटर का पैन कार्ड प्रोप्राइटरशिप फॉर्म का, यानी कि गौरव इंटरप्राइज का पैन कार्ड आपको कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो नेम देना है, यहाँ पे आपको वो नेम देना है जो कि आपके पैन पे मेंशन है, ठीक है। अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म रन करोगे तो पैन कार्ड के ऊपर जो नाम मेंशन है वो नेम देना है। क्लियर है? यस सर, थैंक यू। और किसी को कोई क्वेरी नहीं है? चलो तो बढ़ते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ, पार्ट 2। पार्ट 2 क्या है हमारा जी? पार्ट 2 हमारा है कि जहां पे हमें पार्ट ए में हमने टीआरएन जनरेट कर दिया, अब इस टीआरएन को यूज करेंगे हम, ठीक है। और क्या अप्लाई करेंगे? जीएसटी रजिस्ट्रेशन के फॉर्म पे पहुंच जाएंगे। यहाँ डाल के प्रोसीड के बटन पर जब क्लिक करोगे तो आपको वापस से फिर ओटीपी जाएगा। अब जो ओटीपी जाएगा वो तो मोबाइल और ईमेल दोनों पे सेम जाएगा। मोबाइल और ईमेल दोनों पे सेम ही ओटीपी जाएगा, कहीं से भी ले लेके आप इसको अपना काम कर सकते हैं। प्रोसीड, ठीक है। अब आप कहाँ पहुंच गए? देखो registration.gst.gov रजिस्ट्रेशन ऑथेंटिकेट डैशबोर्ड, ये आपका डैशबोर्ड है, ठीक है। यहाँ पे लॉग आउट का बटन आ रहा है,
ठीक है। माई सेव एप्लीकेशन में आ रहा है क्रिएशन डेट 17/3/2025 आज की, जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01, फॉर्म नंबर कौन सा होता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन REG 01, अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है। एक्सपायरी डेट 1/4/2025, यानी कि इस CRM को जो जनरेट किया गया है उसके 15 दिन के अंदर मुझे ये फॉर्म फिल कर लेना है। ठीक है, और इसको सबमिट कर देना है, अदरवाइज ये TRM एक्सपायर हो जाएगा, मुझे वापस से TRM जनरेट करना पड़ेगा। अभी स्टेटस क्या है इसका, ड्राफ्ट। ठीक है। अब यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए एक्शन बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप एक्शन बटन पे क्लिक करोगे आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप न्यू रजिस्ट्रेशन, ड्यू डेट टू कंप्लीट 1/4/2025, लास्ट मॉडिफाइड 17/3/2025 और प्रोफाइल 0% भी बढ़ा दिया है, कुछ भी बढ़ा दिया। ठीक है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे सर जो 3 रजिस्ट्रेशन आपने पढ़ाया था, ठीक है, ये वाला रेगुलर और कंपोजिट और साथ में कैजुअल डीलर, इनका ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा, ये कहाँ से अप्लाई होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो सिंपली आया था आई एम टैक्स पेयर, वहां तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसके अंदर कोई ऑप्शन है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर में जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, ठीक है, यहाँ पे और जो कंपोजिट वाले, यहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ तो सिंपली आ रहा है टैक्स पेयर, टैक्स डिडक्टर, टैक्स कलेक्टर, जीएसटी प्रैक्टिशनर, नॉन रेजिडेंट, यूनिफाइड बॉडी कंसिडर्स अदर नोटिफाइड पर्सन नॉन रेजिडेंट, यहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो जो उसका ऑप्शन है वो आपके बिजनेस डिटेल के फर्स्ट पेज पे है। यहाँ पे आपको चूज करना होता है कि आप कौन सा रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना चाह रहे हो, आप कंपोजिट करना चाह रहे हो या आप कैजुअल करना चाह रहे हो। देखो यहाँ पे जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे यहाँ पे पूछेगा आपसे जो रजिस्ट्रेशन लेना चाह रहे हैं वो आर यू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, अगर ये हाँ जी ये रजिस्ट्रेशन Sahur. भाई बाप पारे वही देखे तो आरती से उतार रहे थे नहीं सिर्फ तारे का नहीं जरा भाग नहीं चल देखो इधर देखो गले ले काम है लाओ पैसा लाओ चूतिया समझ दिया है कुछ Ranger. कैसे किया यही मेरा समझ आ रहा है कुछ समझ ही नहीं कैसे किया है रखो ऐसे ही
हाँ, कहाँ हुआ इसमें? जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे यहाँ पे पूछेगा कि जो रजिस्ट्रेशन लेना चाह रहे हैं वो आर यू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अगर ये हाँ जी ये रजिस्ट्रेशन बिजनेस डिटेल के फर्स्ट पेज पे है, यहाँ पे आपको चूज करना होता है कि आप कौन सा रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना चाह रहे हो। आप कंपोजिट करना चाह रहे हो या आप कैजुअल करना चाह रहे हो। देखो यहाँ पे जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे यहाँ पे पूछेगा कि जो रजिस्ट्रेशन लेना चाह रहे हैं वो आर यू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अगर ये हाँ जी ये रजिस्ट्रेशन जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे यहाँ पे पूछेगा कि जो रजिस्ट्रेशन लेना चाह रहे हैं वो आर यू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अगर ये हाँ जी ये रजिस्ट्रेशन जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे यहाँ पे पूछेगा कि जो रजिस्ट्रेशन लेना चाह रहे हैं वो आर यू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अगर ये हाँ जी ये रजिस्ट्रेशन यार ये बार काहे ले रहा है यार? टैक्सेबल पर्सन है, ठीक है यहाँ पे। और जो कंपोजिट वाला है यहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ तो सिंपली आ रहा है टैक्स पेयर, टैक्स डिडक्टर, टैक्स कलेक्टर, जीएसटी कलेक्टर, प्रैक्टिशनर, नॉन रेजिडेंट, यूनिफाइड बॉडी, कंसिडर्स अदर नोटिफाइड पर्सन, नॉन रेजिडेंट। यहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो जो उसका ऑप्शन है वो आपके बिजनेस डिटेल के फर्स्ट पेज पे है। यहाँ पे आपको चूज करना होता है कि आप कौन सा रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना चाह रहे हो। आप कंपोजिट करना चाह रहे हो या आप कैजुअल करना चाह रहे हो। देखो यहाँ पे जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे यहाँ पे पूछेगा कि जो रजिस्ट्रेशन लेना चाह रहे हैं वो आर यू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अगर ये हाँ जी ये रजिस्ट्रेशन ओए कैसी हो हमारी जान? हाँ लगा जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे यहाँ पे पूछेगा कि जो रजिस्ट्रेशन लेना चाह रहे हैं वो आर यू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अगर ये हाँ जी ये रजिस्ट्रेशन बेटी जाने लगा अरे फालतू लोडे ले लेना है। फालतू को खिलाएंगे ना हम।
मैंने तो 2 बार किया था नहीं यार, ये बार ये नहीं कर रहा है यार, ये क्या करे मारे से ध्यान दो जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे यहाँ पे पूछेगा कि जो रजिस्ट्रेशन लेना चाह रहे हैं वो आर यू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अगर ये हाँ जी ये रजिस्ट्रेशन ये यहाँ रूप का है यार ये। चला एमबी है तो ये वैसे हो रहा है, क्या बताएं महाराज। जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे यहाँ पे पूछेगा कि जो रजिस्ट्रेशन लेना चाह रहे हैं वो आर यू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अगर ये हाँ जी ये रजिस्ट्रेशन तेरे को वही हो गया। the business प्रेमचंद परमानेंट अकाउंट नंबर पैन इस बिजनेस डिटेल के फर्स्ट पेज यूनिफाइड बॉडी कंसिडर्स अदर को चूज करना होता है कि जो रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हो आप कंपोजिट करना चाह रहे हो या आप कैजुअल करना चाह रहे हो। देखो यहाँ पे जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे यहाँ पे पूछेगा कि जो रजिस्ट्रेशन लेना चाह रहे हैं वो आर यू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अगर ये हाँ जी ये रजिस्ट्रेशन जैसे नीचे स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे आपको चूज करना होता है कि आप कौन सा रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना चाह रहे हो। आप कंपोजिट करना चाह रहे हो या आप कैजुअल करना चाह रहे हो। देखो यहाँ पे जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे यहाँ पे पूछेगा कि जो रजिस्ट्रेशन लेना चाह रहे हैं वो आर यू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अगर ये हाँ जी ये रजिस्ट्रेशन बिजनेस डिटेल के फर्स्ट पेज पे है। यहाँ पे आपको चूज करना होता है कि आप कौन सा रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना चाह रहे हो। आप कंपोजिट करना चाह रहे हो या आप कैजुअल करना चाह रहे हो। देखो यहाँ पे जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे यहाँ पे पूछेगा कि जो रजिस्ट्रेशन लेना चाह रहे हैं वो आर यू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अगर ये हाँ जी ये रजिस्ट्रेशन अब सबसे पहले तो बिजनेस फॉर्म समझ लेते हैं। तो सबसे पहला फॉर्म होता है वो बिजनेस डिटेल होता है। ठीक है, इस बिजनेस डिटेल के अंदर में आपकी डिटेल होती है जो बिजनेस से रिलेटेड है। जैसे बिजनेस रिलेटेड कौन सी डिटेल, आपका लीगल नेम। देखो लीगल नेम ऑफ द बिजनेस क्या आ रहा है, प्रेमचंद। लीगल नेम ऑफ द बिजनेस प्रेमचंद, क्योंकि प्रेमचंद क्या है, इसके प्रोप्राइटर है। अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड एलएलपी होता ना तो फॉर्म का नाम लिख के आता, क्योंकि उसके पैन पे उसी का नाम था। ठीक है, तो लीगल नेम ऑफ द बिजनेस प्रेमचंद, परमानेंट अकाउंट नंबर पैन इज दिस, डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ पैन इज दिस। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रेड नेम, अब यहाँ पे आप डालते हो कि भाई मैं अपना जो बिजनेस है वो किस नाम से रन करना चाहता हूँ। तो इसने बोला मुझे कि भाई मेरे को जो बिजनेस बनाना है ना इस नाम से बनाना है, व्हाइट पेपर
तीसरी स्टेप है। तो यहाँ पे मैं बिजनेस डाल दूंगा ये व्हाइट वाटर पीसी, यानी कि जो मैं जीएसटी नंबर मुझे मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, उस पे ट्रेड नेम क्या होगा, व्हाइट वाटर पीसी, ठीक है। और मेरा करंट अकाउंट भी इसी से खुल जाएगा, तो व्हाइट वाटर पीसी के नाम से। अब पोजीशन ऑफ बिजनेस में मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ले रहे हैं प्रोप्राइटरशिप का, मैं आपको केस प्रोप्राइटरशिप का समझा दूंगा। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। पोजीशन ऑफ बिजनेस प्रोप्राइटरशिप। एडिशनल ट्रेड नेम अगर हम चाहते हैं, हम इसके अलावा भी कोई और भी बिजनेस नेम से रजिस्टर करना चाहते हैं अपने कंपनी को, तो यहाँ पे वो ट्रेड नेम हम दे सकते हैं, यहाँ पे वो ट्रेड नेम हम दे सकते हैं, ठीक है, और उसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है, सिंगल है, तो सिंगल रखोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम वो बताना होता है नेम ऑफ द स्टेट, तो ये किसी वाले फॉर्म से पार्ट ए से फिल होके आएगा और डिस्ट्रिक्ट हमारा पार्ट ए से ही फिल होके आएगा। अगर हम यहाँ पे कोई चेंजेस करना चाहते हैं, सपोज हमने अप्लाई करते समय तो हमारा एड्रेस पार्ट ए लेते समय एड्रेस कुछ और था, अभी कुछ और होने जा रहा है, गलती से हमने अपना डिस्ट्रिक्ट गलत सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ उठा के हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे उठा के इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैंडेटरी नहीं कि आपका जो पार्ट ए में फिल कर दिया वही आपका परमानेंटली रहेगा, यहाँ उठा के चेंज कर सकते हो। अब यहाँ बताना होता है कि आर यू अप्लाई फॉर ए रजिस्ट्रेशन एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। तो मैं आज आपको ये बता रहा हूँ कि नॉर्मल के अंदर में क्या बताऊं, नॉर्मल के अंदर में जो दो तरह के रजिस्टर होते हैं, एक नॉर्मल होता है, एक होता है कैजुअल डीलर। तो आज पहले ये समझ लो। तो कैजुअल डीलर अप्लाई करना है, अगर आपको अप्लाई करना है कैजुअल डीलर, तो आप इसको यस करोगे, ठीक है। जैसे मान लो इस पर्सन का पेमेंट का महाराष्ट्र में रेगुलर चल रहा है, दिल्ली के अंदर इसको 15-20 दिन का रजिस्ट्रेशन चाहिए फेयर में पार्टिसिपेट करने के लिए, और जो रजिस्ट्रेशन चाहिए वो 10 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल का चाहिए। तो यहाँ पे वो जब ये रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेगा तो लिखेगा आई अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इसको यस कर देगा और फिर यहाँ डेट सिलेक्ट करेगा, कब से अप्लाई करना है, 10 तारीख से लेके कब तक, तो 20 तारीख। अब यहाँ पे देखो डेट अगर मैं आपको बताऊं ना, देखो मैक्सिमम जुलाई 8 तक यहाँ अप्लाई कर सकता है, ठीक है। ये आ गया 20 तारीख, ठीक है। यानी कि 10 स्टार से इसकी रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी रहेगी 10 स्टार से लेकर 20 स्टार। अब जब आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए अप्लाई करते हो ना, तो आपको यहाँ पे एक फॉर्म फिल करना होता है, ये वाला फॉर्म, ठीक है। इसमें आपको बताना होता है कि जब ये रजिस्टर आपको मिल जाएगा और ये आपका ट्रेड फेयर या एग्जीबिशन जब भी आप लगेगा, इसमें जो भी आप सप्लाई करोगे, ठीक है, उस सप्लाई का मुझे एक एस्टिमेशन बताओ, एस्टिमेशन बताओ, यानी कि अपना एस्टिमेटेड अपनी तो पहले सप्लाई बताओ कि एस्टिमेटेड सप्लाई क्या होगी, ठीक है। और आपकी साथ में इस एस्टिमेटेड सप्लाई के ऊपर आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी क्या होगी। नेट टैक्स लायबिलिटी का मतलब होता है आपकी आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स करने के बाद जो आपको टैक्स देना पड़ेगा सरकार को एज ए कैश लेजर, यानी कि कैश पेमेंट करनी पड़ेगी, वो आपकी टैक्स लायबिलिटी बताओ। और उसके अंदर में भी आपको कैसे बताना है कि आपकी जो सेल होगी उसमें आपने इंटरस्टेट सेल कितना किया है यहाँ से, ठीक है। इस दिनों में दिल्ली से आपने इंटरस्टेट सेल कितना किया है, आपने लोकल कस्टमर को कितने माल बेचे हैं, ठीक है, यानी कि जो आपका बायर आया है खरीदने वाला वो आपका लोकल कितने था और आपने दिल्ली से बाहर कितने बंदे को माल बेचा, ठीक है। क्योंकि अब दिल्ली से बाहर बेचेंगे तो इंटरस्टेट सप्लाई होगी, उस पे क्या लगता है आईजीएसटी, ठीक है। तो आईजीएसटी की सेल कितनी हुई, ठीक है, सीजीएसटी की और लोकल सेल कितनी हुई, तो उसको सीजीएसटी और एसजीएसटी बताना है। और अगर कोई प्रोडक्ट आप सेल करो जिसमें सेस भी लगता है तो आपको सेस भी बताना है, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो एक कार डीलर है, मैन्युफैक्चरर मारुति वाला, ठीक है, उसने एक एक्सपो में पार्टिसिपेट किया, दिल्ली में ट्रेड एक्सपो लगा, ठीक है, कार का, ठीक है। अब वहां पे उन्होंने अपने अपने अलग अलग मॉडल्स के कुछ कार भेज दिए यहाँ पे, हम इसको डिस्प्ले कर रहे हैं। तो क्या करते हैं, जो मॉडल्स आते हैं ना उसको फिर सेल भी कर देते हैं, ठीक है, रेदर देन वापस ले जाने के लिए जो भी कस्टमर इंटरेस्टेड होता है उसको सेल भी कर देते हैं। उन्होंने उसको 10 मॉडल भेजे अपने यहाँ पे कार के, ठीक है, और वो 10 मॉडल में से 6 मॉडल वो है वो सेल हो गया, एक मॉडल दिल्ली से बाहर के बंदे ने खरीद लिया और 5 मॉडल दिल्ली के बंदे ने खरीद लिया, ठीक है। तो स्टेटमेंट की आईजीएसटी सेल भी आई और साथ में सीजीएसटी एसटीटी भी और साथ में सेस भी आई। तो यहाँ पे टोटल टर्नओवर अमाउंट बताते हैं, वो टैक्सेबल वैल्यू जिसके ऊपर टैक्स चार्ज किया गया, ठीक है। तो एस्टिमेटेड आपको यहाँ पे एस्टिमेटेड बताना है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप 10 गाड़ी भेज रहे हो तो आप बता दो कि 10 के 10 रुपए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि 10 के 10 के, हो सकता है 1 वीक के 2 वीक के, आपकी भी कुछ एक्सपेक्टेशन होगी, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी यहाँ पे एस्टिमेटेड टर्नओवर बताते हो और इसके ऊपर अपनी नेट टैक्स लायबिलिटी बताते हो कि भाई इस गाड़ी को खरीदा था तो इसके ऊपर इतना इनपुट आया था मेरे को,
ठीक है, या मैन्युफैक्चरिंग में इतना इनपुट आया और इसको सेल किया तो इतना आउटपुट आया, तो आउटपुट माइनस इनपुट, उनका मिला के नेट टैक्स लायबिलिटी आपको यहाँ बताना होता है। ठीक है, इसका कंप्यूट करना होता है और इस टैक्स लायबिलिटी का कुछ चालान जनरेट करना होता है और उसको इंस्टेंटली पे करना होता है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले। अगर आप नहीं करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन अप्लाई नहीं होगा। यानी कि एज ए कैजुअल डीलर जब भी रजिस्ट्रेशन लेते हैं, ठीक है, तो पहले ये एस्टीमेट टैक्स लायबिलिटी को बताते हैं, साथ में एस्टिमेटेड टर्नओवर भी बताते हैं और चालान जनरेट करके जब चालान पे कर देते हैं उसके बाद से वापस एक विंडो पे आते हैं, एटलीस्ट कम से कम 24 आवर्स के बाद। ठीक है, और फिर जाके उसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए आगे के फॉर्म फिल करते हैं। समझिए, अगर हमें नॉर्मली कैजुअल डीलर अप्लाई नहीं करना तो भाई नॉर्मल रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो इसे हम नो ऑप्शंस पे ही रहने देंगे, इसे हम ओपन नहीं करेंगे। तो अगर आपको किसी का कैजुअल रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना हो तो आप यहाँ से ऐसे करके कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे आप लोगों को पॉइंट क्लियर हुआ? जी सर। किसी को कोई डाउट है? आशुतोष जी का डाउट था कि सर करेंट अकाउंट ऑफ द क्लाइंट विल ओपन विद द ट्रेड नेम इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। यस, जो करंट अकाउंट ओपन होगा प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के केस में जो आपने यहाँ पे ट्रेड नेम दिया है उसी नेम से आपका करंट अकाउंट ओपन। ठीक है, अब दूसरा चीज है कि हम अगर कंपोजिट के लिए अप्लाई करना चाहें तो भी यही फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे इस पर कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन का जो टैब है ओपन नहीं हो रहा। रीजन ये है कि हेलो सर। हाँ जी, बोल रहे हैं जैसे कैजुअल में जैसे एस्टिमेटेड टर्नओवर जैसे जो दिए 10 लाख दे दिए और मेरा टर्नओवर 10 लाख के ऊपर हो गया तो फिर क्या कुछ करना होता है सर? बिल्कुल भरना है। अगर हमने सपोज करो टर्नओवर एस्टिमेटेड टर्नओवर दिया 10 लाख, ठीक है, और हमारा टर्नओवर में सपोज करो 15 लाख, जब हमारा एग्जीबिशन खत्म हुआ तो हमारा टर्नओवर 15 लाख का होगा। ठीक है, तो जो 5 लाख रुपए के ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी आएगी उसको आप पे करना है। ठीक है, और फाइनल रिटर्न के अंदर आता है वो बिल करके खत्म कर दो। और सेकंड जब कम हो जाएगा तो क्या वो रिफंड मिल जाएगा? रिफंड के लिए अप्लाई करो। ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके सर। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना कि ज्यादा बीच में डिफरेंस ना हो। हमेशा एस्टिमेटेड कैलकुलेट करो तो ये कि हाँ वेरिएशन 60 to 70% का ही है। मैक्सिमम जैसे आप ये करो कि 10 लाख आपने बोला तो ऐसा ना हो कि 40 लाख का सेल हो, तो इसमें डिपार्टमेंट क्वेश्चन करते हैं। आपको नेक्स्ट ऑप्शन में अप्लाई करोगे तो कहेगा कि आपका वेरिएशन बहुत ज्यादा रहता है तो आप ज्यादा करते। ठीक है, ओके सर। अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट कंपोजिट। मैंने आपको कंपोजिट समझाया था। कंपोजिशन में यहाँ का देखिए ऑप्शन ये क्या है, डिसेबल कर रखा है। रीजन क्या है कि इस पर्सन का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो रखा है जो कि एक्टिव है और उसका रजिस्ट्रेशन एज ए टैक्स पेयर रेगुलर में हो रखा है। तो अगर आपका एक जीएसटी नंबर रेगुलर है, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, किसी भी स्टेट में हो, तो आप फिर कंपोजिट के लिए नहीं जा सकते, आप कंपोजिट फाइल नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैंने जैसे इन्होंने जीएसटी नंबर एक महाराष्ट्र का ले रखा है, वो किसका ले रखा है, रेगुलर, तो वो फिर कंपोजिट डीलर के लिए अप्लाई नहीं कर सकता किसी भी स्टेट या कोई भी फर्दर रजिस्ट्रेशन जब लेगा तो वो कंपोजिट के लिए नहीं अप्लाई कर सकता। ठीक है, तो एक पैन पे आपको सिर्फ एंड सिर्फ अगर आपको रेगुलर मिल गया तो आप कंपोजिट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, हम नेक्स्ट वाले में देखेंगे कंपोजिट के ऑप्शंस में क्या क्या आता है। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट सिलेक्ट करना होता है रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। रीजन टू ऑब्टेन में इतने सारे रीजन होते हैं। पहला होता है क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड। क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट मैंने आपको समझाया कि जो पीछे में हमने थ्रेशोल्ड लिमिट डिस्कस की थी 20 और 40 लाख की, उस लिमिट को आप एक्सीड कर रहे हो। ठीक है, तो फिर आपको ये वाला सेलेक्ट करना होता है। यहाँ बताना होता है डेट ऑफ कमेंसमेंट, किस डेट को अपने बिजनेस स्टार्ट किया और किस डेट को आपकी लिमिट जो है वो क्रॉस की है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपने आप आ गया अपने पास यहाँ पे ये क्योंकि पीछे से लेता था। ठीक है, तो यहाँ पे बता देगा कि जो लिमिट मेरी क्रॉस की है वो सपोज करो 14 तारीख को की। ठीक है, विद इन 30 डेज जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो लिमिट क्रॉस होने के विद इन 30 डेज अप्लाई करना होता है मैक्सिमम। ठीक है, तो आपको करना है। तो मैं आपको बता दें कि 14 तारीख को मेरी है जो लायबिलिटी जो क्रॉस हो चुकी है और मैं इस डेट से मैं लायबल हूँ जीएसटी नंबर लेने के लिए। और कमेंस तो कब किया था मैंने बिजनेस तो बहुत साल पहले से चला रहा हूँ। जिस डेट में बिजनेस कमेंस किया था उस डेट को लेने को करना, ये डेट आपकी। लेकिन जनरली ध्यान रखना न्यू बिजनेस है तो दोनों में सेम डेट आता है। अगर न्यू बिजनेस है तो दो ये दो आएंगे नहीं। दूसरा आता है इसे बोलते हैं वॉलंटरी बेसिस।
हमारा थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं किया है, हमारा थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं किया है, स्टिल हम नया जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं। तो वॉलंटरी बेसिस पे आप ये आप अप्लाई जब चूज करते हो तो आप ये ऑप्शन चूज करते हो, ठीक है, और यहाँ पे डालते हो डेट ऑफ कमेंसमेंट, किस डेट को अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है अभी, ठीक है, मैंने अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, मैंने अभी 10 तारीख को या 17 तारीख को स्टार्ट किया, आज का डेटा, ठीक है। फिर तीसरा जो नॉर्मली अप्लाई होता है वो होता है यहाँ पे सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल। अगर मैं अपना माल ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू बेच रहा हूँ तो आप ये वाला सिलेक्ट करोगे, और सिर्फ आप सिर्फ एंड सिर्फ अगर आप सिर्फ एंड सिर्फ Amazon, फ्लिपकार्ट और उस पे करते हो। अदरवाइज यहाँ पे आप नॉर्मल भी ले सकते हो कि मैं कौन सा कर रहा हूँ, वॉलंटरी बेसिस पे कर रहा हूँ, ठीक है। फोर्थ होता है इंटरस्टेट सप्लाई, कि जो मैं सप्लाई एग्जीक्यूट मेरे रीजन है रजिस्ट्रेशन करना है, मैं वॉलंटरी बेसिस पे जा रहा हूँ, ना ही मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर रही है। मेरा तो पर्पस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं मेरी जो सप्लाई होती है वो इंटरस्टेट सप्लाई होती है, तो इस वजह से मुझे ये रजिस्ट्रेशन लेना है। तो डेट ऑफ कमेंसमेंट और डेट ऑफ विच टेस्ट ये यहाँ पे बताओ। जनरली 90% केसेस में लोग कौन सा यूज करते हैं, वॉलंटरी बेसिस, ठीक है, अगर मेरा थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा है तो, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन। अब प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के अगर इनमें से कोई रजिस्ट्रेशन आपके पास है, ऑलरेडी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे ये डिटेल डालोगे। जैसे आपने कोई रजिस्ट्रेशन वैट का नंबर ले रखा है, आपने कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड ले रखा है, ठीक है, इंटरटेनमेंट टैक्स रजिस्ट्रेशन है, होटल का है, इसके अलावा आपके पास शॉप एस्टेब्लिशमेंट का है, इस पे अगर कुछ रजिस्ट्रेशन दे रखा है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करो और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट इस डेट से वो रजिस्ट्रेशन वैलिड है, ठीक है, सर्टिफिकेट पे लिखा होता है वो डेट डालो। अदरवाइज नहीं है कुछ भी आपके पास तो इसको छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि आपके प्रीवियस जीएसटी नंबर आपके पास है और ऑलरेडी जीएसटी नंबर है, तो यहाँ पे जीएसटी नंबर सेलेक्ट करके वो रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डाल देते हैं, क्लियर है। अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ दो, पहली बार ले रहे हो तो इसको ब्लैंक। यहाँ पे डॉक्यूमेंट फॉर ट्रेड नेम ये तब आता है, ये तब आता है पिक्चर में जब आप कोई एडिशनल बिजनेस एडिशनल ट्रेड नेम डालोगे, कोई एडिशनल ट्रेड नेम, कोई आप इसके अलावा भी और भी नया ट्रेड नेम चाहते हो तो डालोगे, अदरवाइज इसको आप सेव एंड कंटिन्यू कर दो, यानी कि इसको इतने पे कर देंगे। तो मेरी यहाँ पे बिजनेस डिटेल की फॉर्म फिल हो गई, बिजनेस डिटेल में हमने यहाँ पे फिल कर लिया। लीगल नेम हमारा पर्सन का नाम ये है, उनका पैन नंबर ये है, डेट ऑफ क्रिएशन पैन की पैन टाइप की है, जिस नेम से बिजनेस चाहते हैं रजिस्ट्रेशन, ठीक है, वो बिजनेस नेम आ गया यहाँ पे, ट्रेड नेम आ गया, उसे प्रोफेशन मैंने बता दिया, प्रोप्राइटरशिप डिस्ट्रिक्ट बता दी, ठीक है। यहाँ पे बता दिया कि हम दोनों से कोई रजिस्ट्रेशन अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो नॉर्मल टैक्स पेयर अप्लाई कर रहे हैं, नहीं हम कैजुअल जा रहे हैं, नहीं हम कंपोजिट जा रहे हैं, ठीक है। जो रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं वो वॉलंटरी बेसिस पे ले रहे हैं और इस डेट को मैंने अपना बिजनेस कमेंस किया है, ठीक है। इंडिकेट मेरा ऑलरेडी कोई बिजनेस रजिस्ट्रेशन नहीं है, ठीक है, ये पार्ट मेरा सेव हो गया बिजनेस डिटेल। अब इसमें किसी को कोई क्वेरी है बिजनेस डिटेल में पूछ लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, हाँ जी पूछिए दीदी। सर अगर हम खाली ई कॉमर्स पर्पस के लिए लेना चाहते हैं तो उसमें फिर हम ई कॉमर्स ऑपरेटर चूज करेंगे या फिर जो दूसरा ऑप्शन है वो चूज करेंगे, सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल? आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू माल बेचना चाह रहे हो तो आप ये एक्चुअली स्टार्टिंग है अगर हमारे बिजनेस की, अगर हम अभी मतलब स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर हम ये ऑप्शन चूज करेंगे, फिर आप सीधा वॉलंटरी बेसिस पे जाओ। अगर आप फ्यूचर में बिजनेस दूसरा भी आप मतलब आप दुकान भी खोलना चाहते हो, ठीक है, तो फिर आप वॉलंटरी बेसिस पे जाओ, ओके सर, ठीक है। देखो इससे जो भी आप यहाँ पे ले रहे हैं इससे आपके इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रजिस्ट्रेशन पे, रजिस्ट्रेशन तो आपको नॉर्मली मिलेगा, दूसरा भी काम कर सकते हैं। बट बेसिकली यहाँ पे डिपार्टमेंट ये जानना चाहती है कि आप रजिस्ट्रेशन लेना क्यों चाहते हो, ठीक है। और जब हम यहाँ पे ये बताते हैं कि सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल, तो डिपार्टमेंट फिर आपके उस पर चेक जरूर रखती है कि आप जिस पोर्टल से माल बेच रहे हो उससे आपका डेटा मैच कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग 90% केसेस में एज ए वॉलंटरी अप्लाई करते हैं, ठीक है। समझ गए? जनरली ये सब आता है, जैसे मान लो किसी ने बोला कि इंटरस्टेट सप्लाई,
या मेरी इंटरेस्ट सप्लाई है, इसलिए मैं जीएसटी नंबर लेना चाहता हूँ। तो कभी कभी क्या होता है, मेरी टर्नओवर 35 से 38 लाख रुपए हो गई है, 35 लाख रुपए हो गई है, और मैं पहला भी इंटरेस्ट का काट रहा हूँ। मेरा बिजनेस 3-4 साल से चला रहा हूँ, मैं यही टर्नओवर रहती है 35 लाख, ट्रेडिंग करता हूँ 35 लाख, 36 लाख, 38 लाख, लेकिन आज की डेट में मेरा टर्नओवर भी उतना ही है, लेकिन पहली बार मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी इंटरेस्ट रेट अप्लाई कर रहा हूँ। तो डिपार्टमेंट को ये यहाँ बताना जरूरी होता है कि मैं रजिस्ट्रेशन जो ले रहा हूँ वो नया बिजनेस नहीं है मेरा, मेरा बिजनेस तो है पुराना, क्योंकि डेट ऑफ कमेंसमेंट पुरानी है, लेकिन मेरा जो लायबिलिटी है वो इसी डेट से राइज होगी, जिस डेट से मैं अपना इंटरेस्ट रेट सप्लाई कर रहा हूँ। आप मेरे से पहले से मत मांगना कि भैया पहले का मेरे को जीएसटी नंबर का टैक्स दो, क्योंकि अपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि मेरी पहली बार राइज हुई है इंटरेस्ट रेट सप्लाई, इसलिए मैं अपना रजिस्ट्रेशन सप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो वॉलंटरी, जनरली वॉलंटरी, अदरवाइज एज एप्लीकेबल, ठीक है। और किसी को कोई क्वेरी है? हाँ, यहाँ पे ये जरूर बताना है, अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हो, अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हो, यानी कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी कोई कंपनी बनाई है, तो उस केस में आपको ये वाला बताना होता है कि मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है। और किसी को कोई क्वेरी है? चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। Ashutosh Dubey, sir, taking voluntary but doing many business including e-commerce business, it is possible? हाँ, possible है, ठीक है, ले सकते हो, वॉलंटरी बेसिस पे ले लो। टेकिंग वॉलंटरी बेसिस but doing many business including e-commerce business, वॉलंटरी बेसिस का मतलब है, देखो वॉलंटरी बेसिस का मतलब है कि हम पे ना ही थ्रेशोल्ड लिमिट अप्लाई हो रही है, ना ही हम पे थ्रेशोल्ड लिमिट अप्लाई हो रही है। मैंने आपको बताया था ना अभी रजिस्ट्रेशन में कि हमें रजिस्ट्रेशन की जरूरत कब पड़ेगी, हमें रजिस्ट्रेशन की जरूरत कब पड़ेगी, जब हम अपना थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर रहे हैं या फिर इंटरेस्ट रेट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तभी हमें जीएसटी नंबर अप्लाई करना है, ठीक है। अगर हमने ना ही हमने थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस किया है, ना ही कोई इंटरेस्ट रेट अप्लाई कर रहे हैं, फिर भी हम जीएसटी नंबर लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो फिर हम क्या सेलेक्ट करते हैं कि हम वॉलंटरी बेसिस पे चाह रहे हैं, हम पे एप्लीकेबल नहीं है, फिर भी हम वॉलंटरी लेना चाह रहे हैं, अपनी मर्जी से लेना चाह रहे हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पेज खुलता है वो पेजेस सारे आपके यहाँ से खुलने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले डालते हैं प्रोमोटर एंड पार्टनरशिप, ठीक है। तो प्रोमोटर में, प्रोमोटर पार्टनर्स में ये फॉर्म सबके लिए सेम है, तो हम उनकी इंडिविजुअल पर्सन अप्लाई कर रहे हैं, तो बोलते हैं डिटेल ऑफ द प्रोप्राइटर, ठीक है। प्रोप्राइटर यहाँ पे हम सारे पर्सन का, प्रोप्राइटर का डिटेल डालेंगे, फिर उसके बाद उनकी पैन नंबर, पासपोर्ट नंबर, डेजिग्नेशन नंबर डालते हैं, फिर उनका सिटी एड्रेस डालते हैं और उनसे रिलेटेड उनके एक फोटो डालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको फटाफट ये वाला पार्ट मिलेगा। यहाँ पे हम प्रोप्राइटर का नेम भर देते हैं, पहले नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, फिर उनके फादर का नाम भर देते हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ भर देते हैं, फिर उनका मोबाइल नंबर, यहाँ ओटीपी नहीं जाएगा, ध्यान रखना, फिर उनकी पर्सनल मेल आईडी, यहाँ पे पर्सनल डालना, बिजनेस नहीं डालना, ठीक है। फिर उनका जेंडर, डेजिग्नेशन में लिखोगे यहाँ पे प्रोप्राइटर, इंडिविजुअल का अप्लाई करोगे इसलिए लिखोगे डेजिग्नेशन प्रोप्राइटर, दिन नंबर वगैरह कुछ नहीं आएगा, सिटीजन यस, ठीक है। परमानेंट अकाउंट नंबर में आ पाएगा पीछे से पार्ट ए से। अब यहाँ पे उसका रेजिडेंशियल में सबसे पहले आपको डालना है पिन कोड, ठीक है। जैसे भी इनको डालोगे देखो यहाँ पे सारे अपने आप नीचे ड्रॉप डाउन आएगा, नॉट वेस्ट देन, ठीक है। जैसे पिन कोड डालोगे बाकी फील अपने आप यहाँ पे आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको डालना है बिल्डिंग नंबर, यहाँ डालना है फिर फ्लोर, यहाँ फ्लोर नीचे में, ठीक है। अगर लैंडमार्क है, जैसे इस केस में लैंडमार्क है, तो ये डालो, फिर आपको रोड स्ट्रीट डालनी है, बस, ठीक है। और लोकेलिटी सब लोकेलिटी डाल सकते हो, जैसे रोड स्ट्रीट इसका है पॉकेट 6, ठीक है, और सेक्टर कौन सा है मैं ऐसे डाल देता हूँ, तो इसको अपने अकॉर्डिंग आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। ओके,
6। ठीक है, आपको यहाँ बताना है क्या नरेट को, ये इम्पोर्टेंट है नरेट। तो मेरे को लोकेलिटी इसके अंदर ऐसे ले लेता हूँ, यहाँ डाल देता हूँ पॉकेट हिस्ट्री और यहाँ डाल देता हूँ नरेट। ठीक है, आपने अपना खुद का इंटर करो। ठीक है ना, ये करने के बाद जब आप अपना इंटर करोगे, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, उसकी फोटो लगानी है। ठीक है, 100 KB से ज्यादा नहीं होगी। यहाँ पे हम फोटो फ्रेम। ठीक है, ये देखो ये 212 KB है ना, मुझे इसकी साइज को रिड्यूस करना है। 100 KB से ज्यादा नहीं लेगा, तो साइज को आप ना पेंट पे ओपन कर लेना। पेंट पे ना एक ऑप्शन होता है, पेंट पे ना एक ऑप्शन होता है, यहाँ से रीसाइज का, पिक्सल में जाके पिक्सल कम कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 100 बाय 100 कर देता हूँ। और ये हमेशा ध्यान रखना, जब आप फोटो अपलोड करो ना, तो सिर्फ फोटो हो। जनरली के लोग क्या करते हैं कि टेबल में फोटो डाल दे, उसकी फोटो क्लिक कर लेते, उसके बैकग्राउंड में टेबल्स आ रहा है, तो वो मत करना। सिर्फ फोटो पार्ट क्रॉप कर लेना इस क्रॉपिंग टूल्स की मदद से, और आप ये अपलोड करना। क्योंकि ये जो फोटो अपलोड कर रहे हो ना, ये फोटो आपको उस पे आएगा, इस पे पता है आपके क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट पे प्रिंट होके आएगा। यहाँ पे जेपीजी होना चाहिए, तो ये मैं इसको चूंकि पीएनजी में है, तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ वापस से, सेव एज जेपीजी। ठीक है, ये फोटो अपलोड कर दिया। अब इसी पर्सन को अगर आप ऑथराइज्ड सिग्नेटरी बनाना चाहते हो, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप में ऑथराइज्ड सिग्नेटरी भी यही पर्सन होता है जनरली। ठीक है, जब तक कि आपने किसी एक्स पर्सन को नॉमिनेट नहीं किया, तो आप इसे यस करो। यानी कि सेम पर्सन क्या है, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी भी है जीएसटी में, जीएसटी के डॉक्यूमेंट को साइन कर देंगे, यस करके सेव एंड कंटिन्यू कर दो। ये पूछेगा, इसको यस कर देना। ठीक है, अब देखो आपकी प्रोमोटर की डिटेल फिल हो गई पूरी। ठीक है, और साथ में आपकी ऑथराइज्ड सिग्नेटरी की डिटेल भी फिल हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये बनाना है प्राइमरी ऑथराइज्ड सिग्नेटरी। सेम पर्सन क्या है, प्राइमरी ऑथराइज्ड सिग्नेटरी भी है। ठीक है, और इसे सेव एंड कंटिन्यू कर देना। ठीक है, यहाँ तक हमने फॉर्म भर लिया। अब इसके आगे का जो फॉर्म है, जो ये जो फॉर्म्स है, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, हमारा 79% फॉर्म क्लियर हो गया। अब ये ऑथराइज्ड एडिटिंग के बारे में समझना है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ जजेस के बारे में समझना है, एडिशनल प्लेस ऑफ जजेस के बारे में समझना है, गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में समझना है, स्टेट एक्ट की इंफॉर्मेशन है, और आधार वेरिफिकेशन। ठीक है, और लास्ट में वेरीफाई करके सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो अब चूंकि क्लास का टाइम ओवर हो गया, तो ये जो बाकी के जो फॉर्म्स हैं हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब मैं 5 मिनट का मैं क्वेरी सेशन ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, किसी कोई क्वेरी जो मैंने अभी तक पढ़ाया है, पहले सबसे पहले उसमें से पूछेंगे, फिर अपने बाहर की कंसल्टेंसी लेंगे। ठीक है, तो अभी जो पढ़ाया है उसकी क्वेरी पूछिए पहले। हाँ जी, पूजा, अमित, आशीष, कोई क्वेरी है? नहीं सर, क्लियर है। सारा क्लियर हो गया? हाँ सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर एक चीज पूछ रहा हूँ, जैसे कि मेरे को जीएसटी नंबर लेना है। अभी मेरी कोई मैंने डीलरशिप का काम कर रहा है, सेल्स का। ये देखो मेरा टर्नओवर इस तरीके का मिल जाएगा। मुझे कंप्यूजन फर्म लेनी चाहिए कि अपना प्रोप्राइटरशिप? मेरे को ये चीज कंपोजिट क्या है? रेगुलर। अभी तो मैंने आपको कंपोजिट बताया नहीं है कि कंपोजिट के फायदे क्या हैं। बस इतना बता देता हूँ मैं अभी कि अगर आप लोकल दुकान ओपन कर रहे हो कंप्यूटर का, ठीक है, और अभी आपका कुछ भी टर्नओवर नहीं है, और अगर आपको इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करनी है, यानी कि लोकल ही माल बेचना है दुकान पे, तो आप कंपोजिट डीलर के लिए हाँ कंपोजिट डीलर के लिए जाइए। ठीक है, वहां पे आपको सिर्फ 1% का ही टैक्स पे करना पड़ेगा। जो भी आपका टर्नओवर होगा ना, उसका 1% टैक्स पे करना। अच्छा, टैक्स 1% होगा। अगर मैं करना जैसे यूपी से दिल्ली जा रहा माल, उस पे कितना परसेंट लगेगा? यूपी से दिल्ली जा रहा है तो नहीं कर सकते, फिर आपके लिए कंपोजिट डीलर नहीं है।
फिर आप रेगुलर में टैक्स कितना देना पड़ेगा? रेगुलर में वही बता रहा हूँ। रेगुलर में क्या होता है, आप सामने वाले पर्सन से टैक्स चार्ज कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी आपका गुड्स जिस रेट का है, जैसे अगर मान लो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का है, तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के ऊपर जो आपने ट्रेडिंग अगर कर रहा है, तो जो पीछे से रेट लग के आया है उसी रेट पे आप आगे सेल करोगे। हाँ, लगभग 1 रुपए 2 रुपए प्रॉफिट लेके करेंगे, उस पर टैक्स लगेगा। देखो टैक्स जो जीएसटी है ना, वो जीएसटी आपको जो लेना है सामने वाले से। अगर आप रेगुलर में हो तो आप जब सेल करोगे तो सामने वाले पर्सन से जीएसटी भी आप कलेक्ट करोगे, ठीक है। और जो कलेक्ट करोगे वो आपका आउटपुट टैक्स बनता है। और जब जो माल आपने खरीदा है उसको बेचने के लिए उस पे जो टैक्स पे किया है उसे बोलते हैं इनपुट टैक्स। तो अपने आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स माइनस कर लोगे, और अगर कुछ बचता है तो आप गवर्नमेंट की जीएसटी पे करोगे। लेकिन अगर आपका लोकल सप्लाई है, मान लो दुकान पे बैठे हो, उसी दुकान से ही सेल कर रहे हो अपने लोकल कस्टमर्स को, ठीक है। कोई बंदा आपको उस स्टेट से बाहर माल लेने नहीं जा रहा है, ठीक है, या इनवॉइसिंग नहीं करवा रहा, तो उस केस में कंपोजिट डीलर अप्लाई करो। सामने वाले पर्सन से आपको जीएसटी नंबर जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है, अपना आउटपुट टैक्स रहेगा, ठीक है। आपको बस ये करना है कि जो भी आपका टर्नओवर हो गया पूरे महीने, आपने 4 लाख रुपए का या 3 लाख रुपए का काम किया, ठीक है, तो इस 3 लाख पे 3,000 रुपए गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, ठीक है सर। ठीक है। निधि जी आपसे कोई क्वेरी है? यस सर। बोलिए। सर अगर जैसे हमें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सेल करना है तो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर भी ले सकते हैं ना, लेकिन यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर किस लिए लेना? सर खाली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सेल करने के लिए। ठीक है, आपको यूनिक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सेल करने के लिए आपको जीएसटी नंबर तो लेना ही पड़ेगा, नॉर्मल वाला। अच्छा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के साथ भी लेना पड़ेगा? यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अलग चीज होती है, उसका पर्पस कुछ और होता है। उसका पर्पस एज ए टैक्स पेयर आप नहीं कर सकते हैं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आपके एआर वगैरह के लिए काम आता है। किसके लिए काम आता है सर? आपके एडवांस रूलिंग आपको लेने हैं डिपार्टमेंट से, या कुछ और 2-3 पर्पस है उनके लिए होता है। अरे ठीक है भैया। एक्चुअली उसमें 2 ऑप्शंस देखे थे मैंने कि या तो आपको रिफंड चाहिए तो उसके लिए, या फिर आपको ई कॉमर्स पे सेल करना है उसके लिए। कहाँ देखें आप ऑप्शन? सर मैंने एक बार अप्लाई करने के लिए प्रोसेस करने के लिए अप्लाई करने के लिए किया था, तो उसमें वो 2 ऑप्शन मुझे दे रहा था कि या तो आपको ई कॉमर्स के लिए चाहिए या फिर आपको रिफंड अगर लेना है। ये जीएसटी की साइट है, इसमें रजिस्ट्रेशन जो होता है यहीं से होता है। मैंने आपको समझाया रजिस्ट्रेशन जब अपना अप्लाई करना है, तो यहाँ पे तो आता ही नहीं है कुछ ऑप्शन। सर यहाँ पर नहीं, अलग जीएसटी की साइट पे अलग से यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए जब हम अप्लाई करते हैं ना, ये यूजर सर्विसेज, ये वाला जनरेट यूजर आईडी और रजिस्टर एप्लीकेशन। हाँ जी। The functionality is only for the applicant who are not registered or not liable to register under GST Act. This including government ID only for facilitating certain functionality to unregistered persons as GST portal such as filing application for refund or advance ruling or to supply through e-commerce operator. ये उसके लिए नहीं है। देखो सबसे पहला चीज क्या आता है, देखो यहाँ पे कह रहा है टू किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, to apply to claim refund, to apply for advance billing, or to apply to enroll as a supplier through e-commerce operator। अगर आप ये वाला चूज करोगे ना, इसके अंदर काफी इस पे लेके आ जाएगा। हाँ जी। आपको एज ए देखो ना, तो ये चीज है। यहाँ से आप टैक्स कैसे पे करोगे? नहीं तो सर जैसे अगर हम लाइन टैक्स पे करने के लिए हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस ही नहीं हो रही है, जैसे मैंने क्या स्टार्ट बताया आपको, पहली चीज क्या है की कहानी की, अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करोगे तो जीएसटी नंबर एप्लीकेबल हो जाता है। सर अगर इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर रहे हैं खाली ई कॉमर्स पोर्टल से, अगर आप ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू अगर ई कॉमर्स कौन से पोर्टल पे, अपने खुद के पोर्टल पे माल बेचोगे? नहीं सर, जैसे मीशो है या फिर अमेज़न है, क्योंकि अगर हम मीशो अमेज़न ये फैसिलिटी देता है कि हम इंटर स्टेट सप्लाई ना करें। सर उसमें बायर्स तो आपका कहीं से भी आ सकता है। ऑप्शन होता है, हाँ
यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर का तो ऑप्शन देता है। वो तो मैं समझ गया। अगर मेसो और आपको अमेज़न ये ऑप्शन देता है कि आप स्टेट के अंदर ही माल बेचो अपना, ठीक है, हम आपको दूसरे स्टेट के ऑर्डर नहीं लेंगे, ना ही उसको दिखाएंगे, ठीक है, तब ये पिक्चर में आएगा, वहां पे कर सकते हो, ठीक है। ठीक है। वो ये उन्होंने अलग से एक ऑप्शन दिया है, ठीक है, उनके लिए जो सप्लायर, ये सिर्फ एंड सिर्फ ई कॉमर्स पोर्टल के लिए के थ्रू माल बेच रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि भाई हम अपना माल दूसरे स्टेट में नहीं बेचेंगे, ठीक है, दूसरे स्टेट में नहीं बेचेंगे, तब ये रजिस्ट्रेशन हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और सर जैसे अगर हमने यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ले रखा है और हमें आगे अगर फ्यूचर में जीएसटी की जरूरत पड़ रही हो तो हम अप्लाई कर सकते हैं? तो फिर आपको नॉर्मल जीएसटी अप्लाई करना, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, चलिए जी, फिर आज की क्लास में यही कवर कर रहा हूँ। आप सबको समझ में आया? क्लास समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। So my one question is there, sir. Sir, if I am in the composite dealer, and sir, I am giving tax 1% sir to the GST authority, sir. But the receipt which I will give to the customer is sir of 18% or 1%, sir. Because in receipt we are showing sir that 18% tax I have charged or 28% tax charged. That's right. You are registered as a composite taxpayer, then you cannot receive the tax invoice. You will receive the bill of subsidy. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. In that you cannot mention the GST amount. Okay, you will mention the total invoice value. Okay. And Yes, sir. you cannot charge the customer for anything. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. In your invoice, there will be nothing written like the GST rate or the GST amount also. Whatever the total invoice value, on that you will need to pay 1%. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir.